नमस्कार मित्रों, मैं राम सिंह आज आपके समक्ष एक राष्ट्र पुरुष उसके जीवन पर चर्चा करने के लिए आप सबके सम्मुख उपस्थित हो। राष्ट्र पुरुष की जब हम बात करते हैं तो उस राष्ट्र में सन्निहित कुछ मान्यताएं होती हैं। उनके आधार पर हम किसी को राष्ट्र पुरुष इस नाम से जानते हैं। अब राष्ट्र की मान्यताएं कैसी होती हैं? अगर मैं भारत राष्ट्र की बात करूं तो इस राष्ट्र की मान्यताओं में गौ रक्षा एक मान्यता है, माता पिता की आज्ञा पालन करना ये एक मान्यता है, धर्म की रक्षा करना ये एक मान्यता है, प्रजा की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जाना ये एक मान्यता है, मित्रता निभाना ये एक मान्यता है। ऐसी कुछ मान्यताओं के चलते किसी के जीवन में जब इन गुणों का समावेश हो और उसके कारण से राष्ट्र की उन्नति हो, ऐसे व्यक्ति को हम राष्ट्र पुरुष के नाम से जानते हैं और उसका सम्मान करते हैं। ऐसे ही एक राष्ट्र पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज, आज हम उन्हें राष्ट्र पुरुष के नाम पर याद करते हैं, राष्ट्र पुरुष मानते हैं। अब प्रश्न उठ सकता है कि ये शिवाजी महाराज को राष्ट्र पुरुष क्यों मानते हैं? तो शिवाजी महाराज का जन्म ऐसे समय पर हुआ जिस समय इतिहासकार लिखते थे, समर्थ गुरु रामदास ने कई स्थानों पर लिखा है और कहा है कि किसी भी नदी का पानी सुरक्षित नहीं था, पवित्र नहीं था। उन्होंने शिवाजी महाराज के समय पर जाकर कहा है कि शिवाजी, ऐसी कोई नदी नहीं है जिसके पानी से मैं आचमन करके अपनी संध्या कर सकूं। सारी नदियों का पानी पवित्र है, अपवित्र है। उनमें गौ माता का रक्त बहता है। मठ मंदिर सुरक्षित नहीं है, तोड़ दिए जाते हैं। माताओं बहनों का शील सुरक्षित नहीं है। ऐसा छत्रपति शिवाजी महाराज को उस समय समर्थ गुरु रामदास ने कहा और समर्थ गुरु रामदास को शिवाजी ने वचन दिया था कि मैं आपके इन कष्टों को दूर करने का प्रयास करूंगा। और हम सब जानते हैं कि जब इनका जन्म हुआ, अब जन्म में भी तिथियों में कुछ इतिहासकार एक तिथि मानते हैं, कुछ इतिहासकार दूसरी तिथि मानते हैं, लेकिन 2000 में महाराष्ट्र विधानसभा में एक प्रस्ताव पास हुआ। उसके अनुसार शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से बात करें तो शिवाजी का जन्म जो है फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हुआ, सत संवत 1551। ये महाराष्ट्र विधानसभा ने इस तिथि को पास किया और मान्य किया। लेकिन कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं? उनके अनुसार 6 अप्रैल 1627 को बैसाख महीने की द्वितीय तिथि को हुआ और ये सत संवत 1549 है। तो लेकिन विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा ने जो पास किया काफी खोजबीन के बाद, हम उसको ठीक मानते हैं इस नाते से। ऐसा व्यक्ति जो स्वयं आदिल शाह की नौकरी करता है, उसका बेटा जन्म लेगा तो कैसा कहलाएगा? वैसा ही मां को यह पसंद नहीं था, यानी माता जीजाबाई को यह पसंद नहीं था, तो ये उनको लेकर के शिवनेरी के दुर्ग चली गई। किसको? गर्भ में छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर के, और वहां पर इनका जन्म हुआ शिवनेरी के दुर्ग में। वहां से एक छत्रपति की अवधारणा जन्म लेती है और 1680 तक उस परचम को लहराती है। हमारे बहुत सारे लोग मानते होंगे कि ये जो शिवबा नाम है शिवाजी का, बचपन में शिवबा के नाम से जाने जाते थे, ये भगवान शिव के नाम पर लिया गया, ऐसा लोगों को लगता होगा। लेकिन ये वास्तव में वहां एक क्षेत्रीय देवता थे शिवाई, उनके नाम पर उनका नाम रखा गया शिव बा। बड़े होते रहे धीरे धीरे, लेकिन शिवाजी को शिवाजी बनाने में माता जीजाबाई का बहुत बड़ा योगदान रहा। माता जीजाबाई बचपन से ही राम कृष्ण, पूरी रामायण पढ़ना, कृष्ण का जीवन चरित्र बताना, ऐसा सब कुछ बचपन से ही शिवाजी के मन में डालते रहते थे।
देश की वर्तमान परिस्थिति को भी उनके मन में डालती रहती थी। वास्तविक परिस्थिति कैसी है, कैसा चल रहा है, वो सब डालते थे। और वास्तव में शिवाजी इन सारी बातों को बड़े मन से ग्रहण करते थे, माँ की बात को। और माँ चाहती थी कि शस्त्र चलाने में बहुत अच्छा बन जाए, तो उनकी शस्त्र विद्या का बहुत ख्याल रखती थी। यानी हमारे महापुरुषों का जीवन चरित्र कैसा था, उनके जैसा बनना है, बलशाली बनना है, शस्त्र विद्या में निपुण बनना है, ये उनका ध्येय था। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। तो माता जीजाबाई कहती थी कि हमें गौ की रक्षा करनी चाहिए, हम गौ रक्षक हैं, हम सनातन धर्मी हैं। एक बार देखा उन्होंने, बचपन में छोटे थे, क्या देखा, एक कसाई एक गाय को लेकर जा रहा है। उन्होंने क्या कहा, छोड़ दो उसको। मैं तो नहीं छोड़ता, कसाई ने कहा। शिवाजी ने कमर से कटार निकाली, अपने झट से उसका हाथ काट दिया और गाय को छुड़ा दिया। गाय को छुड़ा दिया, गाय भाग गई। कैसा बचपन था उनका। आज का बच्चा कैसे खेल पसंद करता है, वो खिलौनों से खेलता है, गुड़िया से खेलता है, और तरह तरह के छोटे छोटे जीव बने होते हैं उनसे खेलता है। लेकिन शिवाजी बाल्यकाल में कैसे खेल खेलते थे, अपने साथियों को दो दल बना देते थे, मिट्टी का एक किला बना देते थे और लकड़ी की तलवारों का इस्तेमाल करते थे। और क्या कहते थे, ये किला जीतना है मुझे, और तरह तरह की योजना बनाते थे। दोस्तों को भी कहते थे योजना बनानी है, कैसे जीतना है। जिस उम्र में हमारे बच्चे गुड्डे गुड़िया खेलते हैं, उस समय शिवाजी किला जीतने का खेल खेलते थे। इसलिए शिवाजी को राष्ट्रपुरुष कहते हैं। हम सबको याद होगा, पढ़ा होगा हम सबने। माता जीजाबाई एक दिन अपने किले से भगवान शिव को अर्घ्य दे रही थी। क्या देखा उन्होंने कि किले के सामने मुगलों का ध्वज लहरा रहा है। लोटा लेकर अंदर आई किले में, तब तक शिवाजी सामने से आ गए। उन्होंने कहा, माँ आप कुछ परेशान लग रही है। बोला, हाँ पुत्र परेशान लग रही हूं। और परेशानी का कारण जो है, उस सामने किले पर एक ध्वज है, वो है। माता के साथ शिवाजी महाराज बाहर आए, देखा। शिवाजी महाराज ने कहा, माँ ये तो सिंहगढ़ का किला है। बोला, हाँ ये मुझे परेशान करता है जब मैं अर्घ्य देती हूँ सूर्य भगवान को। तो शिवबाई ये किला चाहिए मुझे। आप सोचिए, जो अभी बाल्यकाल से निकला ही है, अभी तरुणाई पूरी तरह से आई भी नहीं है चेहरे पर, ऐसे बालक को मां जीजाबाई ने कहा कि मुझे किला चाहिए। तो उन्होंने ना नुक्कर नहीं किया, ठीक है मां, मैं तुझे किला दूंगा। और उन्होंने संदेश भेजा अपने सबसे विश्वस्त मित्र को, जो उनके सेनापति भी थे, तानाजी मालसराय। जब ये संदेश लेकर के संदेशवाहक उन तक पहुंचा, तो कैसी स्थिति थी वहां। तानाजी मालसराय अपने बेटे की विवाह की तैयारियों में व्यस्त थे। लेकिन इस संदेशवाहक ने तानाजी को संदेश दिया कि शिवाजी महाराज आपको अत्यावश्यक कार्य से याद कर रहे हैं। तानाजी ने परिवार के लोगों को कहा, भाई मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं, आप लोग देखो जरा, और चल दिए। वहां करके क्या देखा, शिवाजी ने हाथ पकड़ा और मां जीजाबाई के सामने ले गए तानाजी को, और उन्होंने कहा, मां चाहती है कि वो किला हमारे पास होना चाहिए। तो बस इतनी सी बात है, तो मां हो जाएगा अपना। मां की आज्ञा का कितना प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा, ये इस घटना से हमको समझ में आता है। और तानाजी मालसराय रात को उन्होंने योजना बनाई अपने कुछ लोगों के साथ और गए। गेट जो उसका द्वार था किले का, बहुत मजबूत था, तोड़ना संभव नहीं था, और अगर हाथी घोड़े जाते तो पता लग जाता उनको। इसलिए तानाजी मालसराय अपने कुछ विश्वस्त सूत्रों के साथ वहां किले की दीवार पर चढ़े और जाकर अंदर उन्होंने द्वार खोले। इनके कुछ विश्वस्त जो सैनिक थे वो वहां अंदर आए
और काफी जबरदस्त मारकाट हुई वहां किले के भीतर। बुरी तरह घबरा गए वो मुगल अंदर जो थे, भागने लगे डर के मारे। लेकिन जो लड़ रहे थे वो सब काटे जा रहे थे। किले पर भगवत ध्वज लहरा दिया। लेकिन इस बीच तानाजी मालुसरे बुरी तरह घायल हो गए और उसी किले में उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने संदेश भिजवाया कि शिवबा को कहना किले पर भगवत ध्वज लहरा गया। तो जब शिवाजी तक संदेश पहुंचा तो शिवाजी ने कहा, आह सिंह गैला। ये शब्द उनके बड़े गंभीर थे, बड़ी लंबी सांस लिया उनका। गढ़ आला पण सिंह गेला, यानी गढ़ आया लेकिन सिंह चला गया मेरा, ये उनके शब्द थे। ये घटना अपने आप को बताती है कि मां की आज्ञा किस स्तर तक पालन करना। इस घटना ने उनको राष्ट्रपुरुष बनाया। एक अन्य घटना आती है। शिवाजी बैठे हैं किले पर अपने, संदेश मिलता है कि कल्याण का जो किलेदार है उसका हमने खजाना लूट लिया है, लूट कर लिया है, ऐसा सैनिकों ने बताया। शिवाजी खुश हो गए। क्या क्या लूटा? बोला जी हथियार लूटे हैं, धन लूटा है। और ठीक है, तो उन्होंने कहा वहां आप चलिए कोषागार में, वहां हमने सब कुछ रखा है। तो कोषागार में गए, देखा हथियार देख करके खुश हो गए शिवाजी महाराज, वाह बहुत अच्छा किया, कल्याण का लूट लिया तुमने। लेकिन साथ में एक पालकी के पीछे भी कुछ था। देखा उन्होंने, उसमें एक स्त्री थी, बहुत सुंदर स्त्री थी। जैसे उसको बाहर निकाला उन्होंने, डर गई एकदम से बुरी तरह। क्या लगा उसको? उसने कहा मुझे क्षमा कर दो। देखा उसने, जब शिवाजी ने देखा तो आश्चर्य से उन्होंने कहा ये कौन है? तो जैसे ही ये पता लगा कि कल्याण के किलेदार की बहू उठा लाई ये लोग, तो उन्होंने गुस्से से उन सैनिकों की तरफ देखा और बड़ी कातर निगाहों से उस स्त्री को उन्होंने देखा। अगर मेरी मां भी तुम जैसी सुंदर होती तो मैं भी बहुत सुंदर होता। उनका मेरे सैनिकों ने गलती की है, आपको यहां उठा ले, आपको मैं आदर सहित आपके किले में भेजता हूं। और उन्होंने कहा खबरदार, इसको कोई छुएगा नहीं, इसको वापस सम्मान वापस करके आओ। ये था चरित्र शिवाजी महाराज का, जो उनको राष्ट्रपुरुष बनाता है। ये चरित्र चिल्ला चिल्ला कर कहता है यही व्यक्ति राष्ट्रपुरुष के लायक है। राष्ट्रपुरुष में ऐसा ही चरित्र होना चाहिए। और अपने लोगों पर विश्वास किस हद तक करना, किस हद तक करना, उनको समझ में आता है। एक बार जिस समय 1676 में, हम सबको मालूम है नेताजी पालकर उनके बड़े विश्वस्त व्यक्तियों में से थे। और इतना ही नहीं, 1645 से लेकर 1665 तक जितने भी सैनिक कार्रवाइयां हुई, इन सब में उनको सेना के कमान सौंप दी जाती थी और वो इस काम को बखूबी करते भी थे। और वो जो आदिल शाह का महल जीतना, वो इनका सबसे बड़ा कारनामा था। लेकिन इन सारी कारस्तानियों के बीच मिर्जा राजा जयसिंह ने इनको गिरफ्तार कर लिया। कहां ले गए? औरंगजेब के यहां। औरंगजेब ने इन पर शर्त रखी। क्या शर्त रखी? या तो हम तुम्हें जान से मार दें, या फिर तुम इस्लाम स्वीकार कर लो। अब इनकी कैसी स्थिति थी? इनको लगता था कि मुझसे सेना की जानकारी देने में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण से। वो मुझसे बहुत नाराज है वैसे ही, और अगर इनकी बात नहीं मानी तो मुझे मार देंगे।
तो प्राणों के लालच के कारण से कि हो सकता है शिवाजी महाराज भी मार दें, क्योंकि मैंने सैनिक भूल तो की ही है, ये सोच करके उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया। नेताजी पालकर से वो मोहम्मद कुली खां बन गए। और इतना ही नहीं, औरंगजेब ने उनको अफगानिस्तान की जिम्मेदारी देकर के वहां भेज दिया। लेकिन उनके मन में कसक रहती थी, मैं सनातनी हूं और किसके लिए युद्ध लड़ रहा हूं? इन मुगलों के लिए युद्ध लड़ रहा हूं। किससे? अपने लोगों से, हिंदुओं से, सनातनियों से। उन पर मेरी तलवार उठ रही है। इसका उनको समय समय पर दिल में दर्द रहता था। और एक बार वो मौका पाकर जब उनको दक्षिण के अभियान पर भेजा गया तो उन्होंने संदेश भेजा कि मैं मिलना चाहता हूं शिवाजी महाराज से, और वो चले गए। कैसा विश्वास था शिवाजी का, ये देखिए। जब नेताजी पालकर सामने आए तो बिना किसी बातचीत के उन्होंने गले लगा लिया नेताजी पालकर। गले लगाकर दोनों खूब रोए और कहा, नेताजी पालकर कहां चले गए थे तुम? मैं तो तुम्हारे बिना कितना अकेला हो गया था। चलो घर चलते हैं। ले गए उनको अपने साथ और उनके परिवार को भी बुलवाया और उन्होंने कहा, शिवबा अब तो मैं मोहम्मद कुली खान होगा। तो क्या हो गया? जैसे मोहम्मद कुली खान हुआ वैसे तुम घर वापसी करो अपनी। और समर्थ गुरु रामदास को बुलवा करके गंगा जल छिड़कवाया गया उन पर और उनको पुनः नेताजी पालकर इस नाते से बना। नेताजी पालकर पुनः सनातन धर्म में दीक्षित हुए। इसका अर्थ ये जो आज हम शब्द सुनते हैं घर वापसी, आज मीडिया पर सुनते हैं घर वापसी, वास्तव में इसका प्रचलन छत्रपति शिवाजी महाराज ने चला दिया था। उन्होंने नेताजी पालकर की घर वापसी की थी, जिनको मोहम्मद कुली खां से पुनः नेताजी पालकर बनाया। यानी नेताजी पालकर जो मोहम्मद कुली खां बने थे उनको वापस नेताजी पालकर बनाया, यानी उनकी घर वापसी हुई। ये विचार बताता है कि राष्ट्र अगर अपनों से दूर चले जाएं अपने लोग तो राष्ट्र कमजोर होता है, लेकिन पुनः अपने लोग वापस आ जाएं तो राष्ट्र मजबूत होता है। ये विचार बताता है और ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस समय शुरू किया था। कितने दूरदृष्टा थे। ये बताता है, ये विचार बताता है, ये उनकी गतिविधि बताती है कि वह राष्ट्र पुरुष थे। जब औरंगजेब की चिट्ठी मिली उन्हें, जिसमें औरंगजेब ने लिखवाया था कि आइए बैठकर बातचीत करते हैं, संधि कर लेते हैं, युद्ध करने में क्या है। पत्र पढ़ने के बाद चाहते तो छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं आते, लेकिन उन्होंने क्या कहा, समाज में संदेश गलत जाए, जनता यही समझेगी कि शिवाजी डर गया, इसलिए वापस आए। कहा ठीक है आऊंगा। और बेटे को लेकर के पहुंच गए वहां। इतिहासकार लिखते हैं कि 9 मई 1666 को पहुंच गए थे आगरा, लेकिन उनकी अगवानी के लिए कोई विशेष व्यक्ति नहीं भेजे उन्होंने। और मिर्जा राजा जयसिंह के एक बहुत छोटे से सैनिक थे राम सिंह, उनको भेज दिया। काफी गुस्सा आया उनको, लेकिन वो गुस्से को पी गए। उनको संदेश दिया गया कि हम आपकी मुलाकात, महाराज ने कहा कि आपकी मुलाकात 12 मई को करेंगे। ये पहुंचे कब? 9 मई को, यानी 3 दिन बाद। 3 दिन उनको इस स्थान पर रुकना था और उसी समय धोखे से उनको कैद कर लिया गया। अब सोचिए कैद करने के बाद कैसी स्थिति थी। और औरंगजेब उनको इस बात पर मनाने के लिए लगा हुआ था कि तुम मेरे लिए युद्ध करो, नहीं तो जान से मारते जाओ, और उनको जेल में बंद कर दिया। लेकिन धीरे 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 ऐसी स्थिति आई, उन्होंने कहा शिवाजी बीमार हो गए हैं। दरबारियों ने आकर बताया शिवाजी बीमार हो गए हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि उनकी दवाई करो, हकीम को भेजो। तो उन्होंने कहा शिवाजी इतने बीमार हैं, ऐसा लग रहा है
कि उनके प्राण उखड़ जाएंगे, तो शिवाजी कुछ दान करना चाहते हैं, कुछ फल दान करना चाहते हैं, कुछ मुद्राएं दान करना चाहते हैं, कुछ मिठाइयां दान करना चाहते हैं, कुछ कपड़े दान करना चाहते हैं। तो उनका लेकिन हम तो बाहर निकालेंगे नहीं। बोला नहीं, वो बाहर नहीं निकालेंगे। उनका कहना है कि बस मैं उनको खाली हाथ लगा दूं, वो ले जाके जनता में बांट दी जाए, बस पता नहीं किस घड़ी मेरी मृत्यु हो जाए। और उनके एक बड़े विश्वस्त थे जिनको उन्होंने अपने स्थान पर कंबल ओढ़ा करके लिटा दिया और खुद वो फल की जो टोकरी थी उसमें बैठे और कंधे पर, जैसे कंधे पर एक बांस लादते हैं, उसमें रस्सी बंधी होती, टोकरी होती, इधर भी आगे पीछे भी, वो पूर्व उत्तर प्रदेश में उसको बांगी बोलते हैं, उसमें बैठ करके पार। जब तक इन लोगों को पता लगा, घोड़ा दौड़ा दिए इन्होंने। शिवाजी भी कैसे चला, वो सीधा आगरा से पुणे नहीं गए, वो आगरा से कहां चले गए, सीधा वाराणसी चले गए। वाराणसी से गए, घोड़े दौड़ाए इन्होंने, कुछ नहीं मिला इनको, वापस पुणे पहुंच गए। और पुणे जाकर के उन्होंने कहा अब इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये जो बुद्धि है, ये जो इनकी सोच है, ये चतुर्यता है कि संकट में से भी अपने आप को निकाल लेना, ये घटना उनको राष्ट्र पुरुष बनाती है। एक स्थान पर गुरुओं को कैसा आशीर्वाद रहता है, ये दर्शाती है वो घटना। घटना कैसी है, एक काशी से एक विद्वान मिलने आते हैं समर्थ गुरु रामदास से। संध्या का समय है, जैसे ही वो आते हैं तो क्या देखते हैं कि समर्थ गुरु रामदास आश्रम में है और दिया जल रहा है, तो आवाज लगाते हैं। समर्थ गुरु रामदास कहते हैं आ जाइए, द्वार खुला है। ये विद्वान पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि उनका दीपक जल रहा है और जहां दीपक जल रहा है उसके आगे क्या है, एक कुंडली बनी हुई है। वो कुंडली को बड़े ध्यान से देख रहे हैं और जब विद्वान देखते हैं तो कहते हैं किसकी कुंडली है, ये तो बड़ा अभागा है, इसकी तो आज रात्रि तीसरे पर मृत्यु होने वाली है। तो समर्थ गुरु रामदास ने बड़ी चिंता में कहा हाँ ऐसा ही है, चलो आप इतनी दूर से हैं, आपको जलपान कराता हूं। उनको थोड़ा बहुत जलपान दिया और फिर बैठ गए। अंधेरा थोड़ा थोड़ा हो गया था, रात्रि का पहला प्रहर प्रारंभ हो गया था। उन्होंने देखा एक घोड़े की टाप सुनाई दी, वो आए, घोड़े से एक नौजवान उतरा, उसने सिर पर भी शिरस्त्राण पहना हुआ था, कवच बांधा हुआ था, कमर में कटार बंधी हुई थी, दो दो खड़क बंधे हुए थे, घोड़े पर भाला बंधा हुआ था, ढाल पीछे पीठ पर ढाल बंधी हुई थी। लेकिन उस नौजवान का चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। उसने आकर के समर्थ गुरु रामदास के पैर छुए, कहा गुरुजी अभियान पर जा रहा हूं, आपका आशीर्वाद लेने आया था। वो उसके कंधे पर, नौजवान के कंधे पर समर्थ गुरु रामदास हाथ रख करके बाहर तक गए। तो शिवाजी महाराज ने कहा गुरुजी आज विजयी होने का आशीर्वाद नहीं दोगे? तो बड़ी चिंता में थे वो। तो जहां वो शिवाजी महाराज का घोड़ा खड़ा था उसने थोड़ी सी लीद कर दी थी। तो शिवाजी महाराज को उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, और उन्होंने दोनों हाथों से अपने घोड़े की लीद उठाई और उनको कहा ये मेरा आशीर्वाद है। गुरुओं के प्रति श्रद्धा उनको राष्ट्र पुरुष बनाते हैं। क्या कहा उन्होंने? जी गुरु जी। और उन्होंने सर से अपने शिरस्त्राण उतारा और उसमें वो लीद रख ली और फिर वापस से तो रख लिया और घोड़े पर बैठे और चले गए। ये वो रात थी जिस समय औरंगजेब का मामा शाइस्ता खान उसकी जीवन लीला समाप्त करने जा रहे थे छत्रपति शिवाजी, अपने कुछ विश्वस्त लोगों को लेकर के। बड़ा युद्ध लड़ने नहीं जा रहे थे, वो रात में उसकी हत्या करने जा रहे थे। पहुंच गए, किले पर चढ़ गए, किले की दीवार पर, उसके शाइस्ता खां के कमरे में चले गए। शाइस्ता खां के 6 अंगरक्षक हफ्सी काले 6.5 फुट लंबे
तलवारबाजी में निपुण, ऐसे अंगरक्षक थे उसके। लेकिन जैसे शिवाजी ने आघात किया तो शाइस्ता खान ने करवट ले ली। करवट लेने पर उसकी 4 उंगलियां तलवार के धार से कट गई चारों, और चिल्लाया, धोखा धोखा धोखा, बचाओ। तुरंत उसका जो प्रमुख अंगरक्षक था, एक हाथ से तलवार खोला और दूसरे हाथ से तलवार का आघात किया। किस पर? शिवाजी पर। इतनी तेज आघात था कि अगर वो सर पर सीधा पड़ता तो उसके 2 टुकड़े हो जाते। लेकिन पलक झपकते ही शिवाजी ने उसकी गर्दन साफ कर दी। लेकिन जो उसका आघात था वो शिरस्त्राण पर पड़ते ही सरक गया, और सरक करके कंधे को छूता हुआ निकल गया तलवार का आघात। ये शिरस्त्राण सरका क्यों? क्योंकि उसमें लीद रखी हुई थी, उसके कारण से वो सरक गया। रात्रि के 3 प्रहर तक वो आश्रम पहुंच गए थे दोबारा। और आश्चर्य की बात थी कि समर्थ गुरु रामदास सोए नहीं उस रात, और वो विद्वान भी जागते रहे। जब भी पहुंचा, उनका कि शाइस्ता खां बच गया। बड़ा आश्चर्य हुआ उनको, और प्रसन्नता भी थी। प्रसन्नता कैसी थी कि उसकी जन्म कुंडली बता रही थी कि रात्रि के 2 प्रहर में जिसकी मृत्यु होगी, 3 प्रहर भी जिंदा खड़ा है। तब समर्थ गुरु रामदास ने उनको कहा, ये वही नौजवान है जिसकी जन्म कुंडली है। तो जो काशी से गए थे विद्वानों ने क्या कहा, आश्चर्य है, घोर आश्चर्य है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इस जन्म कुंडली में तो साक्षात है। तो शिवाजी ने क्या कहा, जिन पे गुरु का आशीर्वाद हो उनका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतना अटूट विश्वास गुरुओं पर, यह उनको राष्ट्रपुत बनाता है। और जीवन में उन्होंने जितने भी युद्ध लड़े, जितने भी युद्ध लड़े, सब में युद्ध हारे नहीं हो। जब ये सब कुछ हो गया तो औरंगजेब ने एक दिन एक पान का बीड़ा रखवाया और कहा, जो उसको पकड़ कर लाएगा जिंदा या मुर्दा, जिसको लगता है इतनी ताकत है उसमें, ये पान का बीड़ा उठा ले और मुंह में डाले। शाइस्ता खां की हालत देख करके लोगों को समझ में आ गया था कि वहां जाकर के युद्ध लड़ना ठीक नहीं है। लेकिन अफजल खां एक बहुत क्रूर सेनापति उनका, और बहुत लंबा चौड़ा, सामान्य आदमी को ऐसे घोट करके मार देता था, इतना बलशाली था। उसने कहा, मैं उस पहाड़ी चूहे को पकड़ के लाऊंगा, जिंदा या मुर्दा। चल पड़ा अपनी बहुत एक विशाल फौज लेकर के। कल्पना कीजिए, इतनी बड़ी फौज जो एक तरफ चले तो केवल धूल ही धूल दिखाई देती है। और क्या करना शुरू किया इसने रास्ते में आने वाले मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया, फसलों को आग लगानी शुरू कर दी, ताकि शिवाजी के मन में भय होना चाहिए कि कितना क्रूर है अफजल खां। गौ हत्याएं करनी शुरू कर दी। जहां भी अपने उस विशाल सेना के तंबू गाड़ता, वहां गायों का मांस पकाया जाता। लेकिन शिवाजी बहुत दूरदृष्टि से वो लंबी योजनाएं बनाकर चलते थे। शिवाजी ने कहा, मेरे पास ये 8000 लोग हैं और उनके पास एक बड़ी सेना, उनसे मुकाबला नहीं कर सकता। तो उन्होंने एक योजना बनाई। कैसी योजना बनाई कि पहाड़ी पर, वो पूना की पहाड़ी पर चढ़ गए और वहां बड़े बड़े पत्थरों के ढेर लगा दिया। क्या कहा, जब उनकी सेना यहां चढ़ती आएगी चढ़ती आएगी चढ़ती आएगी तो हम लोग ये बड़े बड़े पत्थर उठा करके लुढ़का देंगे और उसका काम तमाम हो जाएगा। ऐसा ही किया उन्होंने और अपने संदेश को और उस तक पहुंचाते रहे अफजल खां तक कि शिवाजी डर गया। शिवाजी के हाथ पैर फूल गए। शिवाजी तो पहाड़ी पर चला गया।
शिवाजी तो जान की भीख मांग रहा है, ऐसे संदेश उन तक अफजल खां तक आते रहे और अफजल खां की छाती चौड़ी होने लगी। वाह, बहुत अच्छा। लेकिन अपने सैनिकों को ऊपर भेजते रहे, जाओ छोड़ना मत, पकड़ के लाना उसको। यहां तक कि जो उनकी कुल देवी का मंदिर था, तुलजा भवानी का मंदिर, शिवाजी की कुल देवी जो थी, उनके मंदिर को भी तोड़ दिया। समर्थ गुरु रामदास ने भी कटु शब्द कहे उसको, अरे कहां छुप गया दुष्ट, तुझसे तो मुझे बहुत आशाएं थी। ये हिंदू समाज जरूरी है, ये हमारी संस्कृति जरूरी है, हमारे परिवार जरूरी है, हमारी माताएं बहनें जरूरी हैं, हमारी गौएं जरूरी हैं, हमारे मठ मंदिर जरूरी, ये तेरे प्राण जरूरी हैं। प्राण बचाकर भेज रहा है, भाग रहा है। लेकिन उनकी योजना कुछ और थी। अफजल खान ने जब अपनी बहुत एक विशाल सेना को वहां पूना की पहाड़ियों पर चढ़ा दिया, पानी वहां दूर दूर तक नहीं है, जब इनको वहां प्यास लगनी शुरू हुई, भूख लगनी शुरू हुई, ये पहाड़ी पर वो लेकर नहीं चढ़े। अब कुछ लोग जो आधी पहाड़ी चढ़ गए थे, जब वापस आ रहे थे तो भी प्यास के मारे बेहोश होने शुरू हो गए। इस बीच शिवाजी ने एक संदेश पहुंचाया अफजल खां के पास। क्या कहा कि आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं, आपके चरणों में मेरी जान बख्श दी जाए तो आप जो कहोगे वो करूंगा, लेकिन मेरी जान बख्श दो। सब खुश हो गया वो, बोला जी मैं आपसे संधि करना चाहता हूं, आप जहां कहोगे मैं वहां आ जाऊंगा, मैं भी हथियार नहीं लाऊंगा, आप भी मत लाना, केवल 4-4 अंगरक्षक आ जाएंगे बस। तो खुश हो गया। क्या सोचा उसने, 5 फुट 4 इंच का वो है, ये 6.5 फुट से भी ऊंचा है, उसको तो ऐसे दबाकर मार देगा। तो ठीक है, आ जाओ। कंधे पर कटार रख ली उसने, मैं हथियार लेकर नहीं आऊंगा, कोई तलवार नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है, अंगरक्षकों के पास रहेगी बस। लेकिन शिवाजी महाराज जानते थे कि क्या होने वाला है। शिवाजी ने अपने 4 अंगरक्षक जो लिए उनको कहा कि तुम्हारा काम उस 4 दीवारी में क्या हो रहा है ये देखना नहीं है, उस टेंट में क्या, टेंट के बाहर जो लोग खड़े उनकी तुम्हें पूरी खातिरदारी करनी, उनके हिलने से पहले उनकी गर्दन अलग होनी चाहिए, ध्यान रखना। और ऐसा क्यों, जब अफजल खां आया तो उनकी तो पूरी योजना थी शिवाजी महाराज की। उन्होंने क्या काम किया कि बाकी कोई तलवार नहीं ले जा सकते, खड़ग नहीं ले जा सकते, भाला नहीं ले जा सकते, तो ये जो पंजे होते हैं इनमें उन्होंने जैसे बगनखा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा पहन लिया और मुट्ठियां ऐसे ऊपर से बंद कर ली ताकि कुछ दिखाई ना दे दोनों हाथों में, और फिर चले गए मिलने। वो जानते थे कि ये मुगल पीठ पर वार कर सकता है, इसलिए पीठ पर उन्होंने पूरी ढाल बांध ली। ढाल बांधने के बाद ऊपर से कपड़ा पहन लिया। जैसे ही उस टेंट में घुसे वो, शिवाजी महाराज हाथ जोड़कर, अरे महाराज माफ कर दो, मैं तो आपके चरणों में अपना शीश नवाता हूं, मेरे प्राण की रक्षा करो प्रभु, आप जैसा कहोगे वैसा करूंगा, आप जितनी मनसबदारी कहोगे दे दूंगा। अफजल खां खुश हो गए। वो जो उसका चातुर्य था वो अहम में बदल गया। वो सोचने लगा क्या करना। फिर उसने कहा अच्छा आओ गले मिल लेते हैं। जैसे ही शिवाजी महाराज के गले मिला, उसने पीछे से कटार निकाली और शिवाजी महाराज के पीठ पर इतनी जोर से वार किया, कटार मुड़ गई। लेकिन शिवाजी महाराज क्योंकि छोटे थे, वो लंबा था, यहां तक आए और पूरी पीठ के आगे का जितना भी हिस्सा था हाथों का ऐसे निकोड़ा और बगनखे से घूम के पूरा खींच के बाहर कर दिया। चिल्लाया जोर से वो, धोखा धोखा। जब तक उसके अंगरक्षक आते, शिवाजी महाराज के 4 अंगरक्षकों ने सफाई कर दी। संदेश भेजा गया, बिल्कुल बजाए गए। वहां पूना की पहाड़ियों पर उनको समझ में आ गया कि अफजल खां मारा गया और उन्होंने पत्थर लुढ़काने शुरू कर दिए, उन सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी विशाल सेना को शिवाजी महाराज ने अपनी सूझबूझ से समाप्त कर दिया। ये सूझबूझ, कम होते हुए भी अधिक को हरा देने की कला, ये उनको राष्ट्रपुरुष बनाती है। ये उनकी बुद्धिमानी का लोहा है, जो औरंगजेब जैसे बड़े शासक को भी मानना पड़ा। हमारी जो नौसेना है, जिसको जल सेना भी कहते हैं, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के समय पर निर्मित हुई और बड़ी भारी मात्रा में इसके सैनिकों ने अपना योगदान दिया। शक्तिशाली नौसेना थी, इसलिए भारतीय नौसेना उनको नौसेना का पिता कहती है। नौसैनिक बल के महत्व का एहसास उनको बहुत पहले से हो गया था। उनको लगता था कि हम
क्योंकि महाराष्ट्र सागर के किनारे है। माना थल सेना तो नहीं आएगी, लेकिन अगर वो सागर की तरफ से आ गए तो। दूसरा, वो स्वयं भी सागर के माध्यम से सैनिकों पर आघात करने के लिए मशहूर थे। उन्हें यकीन था कि डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, ये विदेशी आक्रमणकारी जो है ना, ये या समुद्री डाकू कोंकण के तट से होते हुए आएंगे। उनकी रक्षा के लिए उन्होंने, यहां तक कि उन्होंने जयगढ़, विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग और अन्य से कई स्थान थे जो नौसेना के किलों का निर्माण किया उन्होंने। उनके पास 4 अलग अलग प्रकार के युद्धपोत भी थे। जैसे एक का नाम था मंजू महल, जो युद्धपोत थे उनमें से एक था मंजू हस्म पाल्स, दूसरा था गुरब्स और एक था गलिप्स। ऐसे जो उनके युद्धपोत के नाम थे, युद्धपोतों के नाम रखे हुए थे। वो युद्ध की रणनीति बनाने में बड़े माहिर थे और सीमित संसाधनों के होते हुए भी छापेमारी युद्ध की कला में बड़े निपुण थे। छापेमारी के युद्ध लड़ते थे। 15 साल की उम्र में, केवल 15 साल की उम्र में उन्होंने तोरना का जो किला है उस पर कब्जा कर लिया था, जो बीजापुर के सुल्तान का था। 1655 आते आते उन्होंने एक के बाद एक किले जीतने शुरू किए। कोंडाना का किला जीता, जवली का जीता, राजगढ़ का जीता, कोंकण का जीता, पश्चिमी घाटों पर कब्जा किया। यह दर्शाता है कि वो राष्ट्र पुरुष थे। 15 साल की आयु में इतना विशाल साहस कर बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी ने औरंगजेब की सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। ये उनकी विदेश नीति का हिस्सा था। औरंगजेब से संधि कर ली उन्होंने। किस लिए? कि जो बीच में ना बीजापुर का किला, ये हमारे लिए गुप्तचर का काम करता है। ये इस दक्षिण में हिंदवी साम्राज्य के लिए खतरा है। तो उन्होंने संधि कर ली औरंगजेब से, यानी दुश्मन से संधि कर ली। और इस संधि में 23 किले दे दिए औरंगजेब को, ताकि औरंगजेब का ध्यान वहां से हट जाए और मैं ये दक्षिण के किले तो मैं फिर बाद में जीत लूंगा। और यही किया उन्होंने। जैसे औरंगजेब यहां आगरा में शांत बैठा कि अब तो शिवाजी ने हार मान ली है, संधि कर ली है और 23 किले हमको दे दिए हैं, फिर शिवाजी ने अपना काम शुरू कर दिया और वो किला जीता। कौन सा? बीजापुर। और उसके बाद धीरे धीरे सारे किले जीतते हुए चले गए। मराठों की एक पेशेवर सेना का गठन किया उन्होंने। ऐसे पहले मराठों की कोई सेना थी जिन्होंने सैनिकों को पूरी छूट दी। उन्होंने कहा मेरे आदेश का इंतजार मत करना, कोई भी मुगल सैनिक आता है, आक्रमण करता है, उससे पहले तुमने आक्रमण करना। और उन्होंने क्या किया? अपनी जो सेना थी उसको 25-25 की टुकड़ी में विभाजित कर दिया। उससे ज्यादा नहीं, 25-25 की टुकड़ी। थोड़े थोड़े स्थानों पर रहने के कारण से मुगलों को यह लगता था कि शिवाजी के पास बहुत बड़ी सेना है, लेकिन वास्तव में शिवाजी के पास बड़ी सेना नहीं थी, लेकिन दिखती बड़ी सेना थी। हमने एक फिल्म देखी होगी बॉर्डर, उसमें एक दृश्य है कि अंत में वो सारी बंकर्स में एक एक बंदूक रख देते हैं और एक की रस्सी खींचते हैं तो बंदूक चलती है, दूसरे की रस्सी खींचते हैं तो बंदूक चलती है, कहीं खुद भी जाके बंदूक चला जाते हैं। हर बंकर से गोली चलती है तो उनको लगता है ये तो कई सौ लोग हैं, और बेचारे थे कितने? वो केवल 20 लोग। ऐसे ही शिवाजी भी दुश्मन को डराने के लिए, दुश्मन का उत्साह कम करने के लिए 25-25 की टुकड़ियों में अपने को विभाजित करते थे ताकि उनको ज्यादा दिखाई दे। उन्होंने सख्त निर्देश रखी थी।
कि हम चाहे युद्ध लड़ें, जीते या हारें, लेकिन महिलाओं पर कोई हाथ नहीं उठाएगा, महिलाओं पर कोई कुदृष्टि नहीं डालेगा। ये महिलाओं की दृष्टि, महिलाओं की सुरक्षा, ये दर्शाता ही वो राष्ट्र पुरुष थे। पन्हालगढ़ का किला जो है उसकी घेराबंदी की गई। इसके पीछे एक कहानी है। जब शिवाजी महाराज जिद्दी जौहर की सेना द्वारा पन्हालगढ़ का किला जो है वहां उसमें फंस गए, तब इनसे बचने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। 2 पालकियों की व्यवस्था की और उसमें क्या किया, एक में उन दोनों पालकियों में दूसरों को बिठा दिया और किले के बाहर जो थे उनको दिखा के वो जा रहे हैं, और रात्रि के समय बैलों के सींगों पर मसाल बांध दी और वो दोनों पालकियों को भेज दिया। इन्होंने सोचा शिवाजी महाराज उस तरफ जा रहे हैं, इनके सारे सैनिक वहां भागे। 600 सैनिकों को चकमा दिया उन्होंने और खुद दूसरी तरफ घोड़े पे बैठे चले गए। ये दूरदर्शिता उनको राष्ट्र पुरुष घोषित करती है। पहाड़ों पर लड़ना, धार्मिक स्थानों की रक्षा करना, सीमित साधनों में भी असीमित परिणाम देना, ये दर्शाता है कि वह राष्ट्र पुरुष है। उनकी बहुत सारी टैक्स नीति, उनकी बहुत सारी सुरक्षा नीति, नौसेना का गठन, गुप्तचर व्यवस्था, ये दर्शाती कि वो राष्ट्र पुरुष थे। ऐसे राष्ट्र पुरुष का राज्याभिषेक 1674 में हुआ और उसमें हिंदू पद पातशाही की स्थापना की। जिस समय एक कहावत चलती थी, दिल्ली स्वरोवा जगदीश्वरोवा, यानी जो दिल्ली पर राज्य करता है वही परमेश्वर है, इसको उन्होंने झुठलाया। उन्होंने कहा मैं हिंदू पातशाही की स्थापना करता हूं दक्षिण में। सारा दक्षिण मुगलों से खाली कर दिया उन्होंने, इसलिए उसको राष्ट्र पुरुष कहते हैं। आज उस राष्ट्र पुरुष के इन गुणों को हम अपने जीवन में धारण करें और उनकी कथाओं को आज के नौजवानों तक, आज के बालों तक, आज के किशोरों तक पहुंचाएं। आज की समय की मांग है। मुझे लगता है हम सब ने इस महापुरुष को अपने जीवन में उतारने का संकल्प ले लिया होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा अगली बार फिर किसी नए वीडियो में, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज की वीडियो में कुछ थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस रही है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तात्कालिक कारणों से कुछ डिस्टरबेंस आज हो रही थी। मेरे दर्शकों का, मित्रों का हृदय बहुत बड़ा है, मुझे क्षमा कर देंगे ऐसी मैं आशा करता हूं।